नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वो गाना सुना है आपने जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। कल की तारीख में हमने आपसे कहा था कि बड़ी महत्वपूर्ण तारीख कल की होने जा रही है और वाकई में वो महत्वपूर्ण हो भी गई। योगी आदित्यनाथ के साथ मोहन भागवत बंद कमरे में तकरीबन तकरीबन 33 34 35 मिनट तक बैठे और इस बैठक के बाद कुछ वायदे भी किए गए मोहन भागवत की तरफ से योगी आदित्यनाथ को। वायदा बहुत बड़ा है, संतोष भाई बताएंगे उसके बारे में। लेकिन आप इस बैठक से किस तरीके का हड़कंप दिल्ली दरबार में मचा ये समझना हो तो इसे इस तरीके से समझिए कि सुबह सुबह फिर दूतों को ड्यूटी पे लगाया गया। अब दिल्ली दरबार के दो दूत हैं, उन दोनों को दौड़ा दिया गया। सुबह सुबह ड्यूटी लगी। एक दूत बटुकों की पूजा अर्चना कर रहे थे, आनन फानन में वो पूजा अर्चना खत्म करी पहुंचे और दूसरे दूत उनसे पहले पहुंच गए हाजिरी लगाने। लेकिन दोनों जब पहुंचे हाजिरी लगाने तो दोनों को ही 10 10 मिनट 10 10 मिनट में चलता कर दिया संघ प्रमुख ने, मोहन भागवत ने। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के साथ बंद कमरे की ये 33 34 मिनट की मुलाकात, एक बड़ा वादा, और दूसरी तरफ दिल्ली के दूतों को 10 मिनट के भीतर चलता करना। क्या सियासी संदेश है इसके, आज इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेकिन जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज की खबर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की राष्ट्रीय खबर है। और आने वाले दिनों में स्वप्निल भाई, किसी भी रिपोर्टर के लिए मैं एक बात बताता हूँ। जो रिपोर्टर होते हैं, बाकी दूसरे टाइप के जो होते हैं उनको छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं हम आप लोग जानते हैं। उनके लिए बड़ी खबर जो होती है वो अपने आप में बहुत मतलब और मायने रखती है। 2012 का जिक्र करता हूँ। पूरी की पूरी मीडिया ये खबर चला रही थी कि भैया मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। 2012 की बात कर रहा हूँ। मुलायम सिंह बनेंगे और मुलायम नहीं बनेंगे तो शिवपाल बनेंगे। लेकिन माहौल क्या है वाले राजीव रंजन इकलौते पत्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि नहीं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से 2017 में आशीष चित्रांशी जी हमारे बॉस हुआ करते थे समाचार प्लस में। और 2017 का वाकया, जब पूरी की पूरी मीडिया ये खबर चला रही थी कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने पैतृक गांव गए, कुल देवी कुल देवता की पूजा की, वाराणसी आए, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, बनारस में जो वहां के आईजी डीआईजी हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर वाला प्रोटोकॉल देने लग गए थे। लखनऊ में जो वहां के पुलिस अधिकारी थे वो उनको चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल देने की तैयारी कर रहे थे। और उसी बीच में अचानक जो हम लोगों का समाचार प्लस का व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था, उसमें लखनऊ से चीजें खबरें चल रही थी। उसमें मैंने लिखा कि नहीं, मनोज सिन्हा नहीं बनने जा रहे हैं। जब पूरा डे प्लान और सब आया कि भाई ये यहाँ यहाँ पुलिस लग रही है और मनोज सिन्हा का स्वागत करेंगे, तो सब लोग चौंक गए। बॉस ने पूछा, बिग बॉस ने हमारे पूछा कि फिर कौन बन रहा है, तो मैंने कहा कि मुझे 5 10 मिनट दीजिए। और उसके बाद समाचार प्लस पहला ऐसा चैनल था जो हमने ये चलाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मनोज सिन्हा नहीं, योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं। और एक समाचार प्लस ने चलाया और एक और चैनल जो हम लोगों के साथ था, हम लोग एक साथ ही योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर रहे थे एयरपोर्ट के रास्ते में। तो दो चैनलों ने सबसे पहले, और उनसे भी 30 35 सेकंड हम थोड़ा सा आगे थे क्योंकि वहां थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि चलाए कि ना चलाए, क्योंकि पूरा का पूरा जो मीडिया है वो मनोज सिन्हा ही चला रहा था। तो बड़ी दिक्कत की बात थी कि भैया यूपी के सीएम में गफलत हो गई। लेकिन हमने समाचार प्लस ने सबसे पहले चलाया 2017 में कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज की तारीख नोट कर लीजिएगा, 19 फरवरी 2026। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुहर लग गई है। योगी आदित्यनाथ अब देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। स्वप्निल भाई, मैं फिर से दोहरा देता हूं, योगी बड़ी बात। आदित्यनाथ अब इस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये चलिए। संतोष पाठक की खबर, डंके की खबर। और उस 37 मिनट, 37 38, कुल मिला के 37 38 मिनट। और इस बीच में मुलाकात तो लगभग 28 29 मिनट की हुई, बाकी नमस्कार पाती में निकल 35 गया। मिनट और 35 मिनट के और आसपास की मुलाकात है। राजधानी लखनऊ के निराला नगर में, वेन्यू जरा ध्यान से सुनिएगा, राजधानी लखनऊ के निराला नगर स्थित आरएसएस कार्यालय में
सरस्वती शिशु मंदिर में ये बैठक हुई। मैं जानता हूं ये खबर चलने के बाद बीजेपी के कई नेता मुझे फोन करेंगे कि भैया कैसे पता लगा, संघ के कई नेता फोन करेंगे कैसे पता लगा, तो मैं फिर वेन्यू हम्म, बता देता हूं। राजधानी, ध्यान से सुन ले, उनको समझ में आ जाएगा। राजधानी लखनऊ के निराला नगर स्थित जो संघ का कार्यालय है, वहां जो हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर का जो जगह है, वहां पर ये बैठक हुई है। और इस बैठक हम्म, में कुछ डिमांड्स योगी की तरफ से की गई। मोहन भागवत ने कुछ बातें कही। मोहन भागवत ने कुछ सलाह भी दी कि आपको क्या कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपब्रिंकिंग है, देखिए संघ के साथ दिक्कत क्या थी कि संघ के बैकग्राउंड से योगी आदित्यनाथ नहीं आए, तो संघ ने अपनी इच्छा उनको बता दी है कि आपको कैसे अब आगे चलकर बिहेव करना है, बर्ताव करना है। और योगी आदित्यनाथ ने अपना एक जो शंका है वो भी एक तरह से बता दी कि सर, जिस तरह से खेल जो भागवत साहब किया गया था आडवाणी जी के साथ, बाकी कई लोगों के साथ किया जा रहा है, मेरे साथ भी करने की तैयारी की जा रही है, तो मुझे क्या हम्म, करना चाहिए। तो वो बड़ी खबर धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन पे बात हुई है। लेकिन ये मान लीजिए कि आरएसएस ने फैसला कर लिया है कि अब वो बीजेपी से देश का जो तीसरा प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, वो आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ है। चीजों में भाई। ठीक है। वो योगी आदित्यनाथ है। काफी बड़ी खबर संतोष भाई ने कही, बताई आपको। अब जरा कुछ चीजें दिखा देते हैं, कुछ हेडलाइंस भी दिखा देते हैं। रस्म अदायगी है वैसे हेडलाइन आज दिखाना, लेकिन दिखाइए जरा, ले आइए। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज, एक एक करके जल्दी जल्दी ले आइए। भागवत से सीएम योगी की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी। करीब 35 मिनट तक दोनों के बीच हुई गुफ्तगू। हटाइए, अगली ले आइए तुरंत। योगी के बाद दोनों डिप्टी सीएम, मैंने कहा था ना आपसे कि तुरंत ही ड्यूटी लगी। योगी के बाद दोनों डिप्टी सीएम संघ प्रमुख से मिले। बटुकों की पूजा के बाद पाठक ने भागवत से मुलाकात की। केशव भी पहुंचे, केशव हालांकि पहले पहुंचे थे। अगली खबर ले आइए। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी मिले भागवत। हटाइए, हटा दीजिए, अब हटा दीजिए, सब हटाइए। संतोष भाई, सीधा सवाल, योगी आदित्यनाथ से क्या उन्होंने डिमांड रखी है और क्या मोहन भागवत ने कमिट किया है, उस तरफ अगले सवाल में चलेंगे। पहला सवाल तो यह है, ये कौन सी भाई जल्दीबाजी थी? योगी आदित्यनाथ मिल लिए तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों की ड्यूटी क्यों लग गई तुरंत ही, आनंद फानंद में? सुबह सुबह बेचारे अच्छा देखिए, खासा अपने घर में पड़े थे, सुबह सुबह दौड़ा दिया कि जाओ जाके मिल के आओ। उसकी पृष्ठभूमि समझिए। मोहन भागवत हाँ, साहब का दौरा लखनऊ का प्रवास जो है, संघ की भाषा में प्रवास कहते हैं, सिर्फ 2 दिवसीय था, 17 और 18। हम्म, कल उनके हम्म, लखनऊ प्रवास का आखिरी दिन था। लेकिन मुलाकात हुई रात में, सारा काम धाम छोड़ने के बाद। कल जो हमारी चर्चा हो रही थी कि रात को हाँ, मुलाकात हुई, उस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी शंकाओं को रख दिया, बल्कि मैं दूसरे हम्म, शब्दों में कहूं तो अपनी शिकायतों को रख दिया। उसके बाद एक तरह से ये फैसला किया गया कि नहीं, जो योगी आदित्यनाथ के रास्ते में जो हडल है, जिसको क्या कहते हैं हम, स्पीड ब्रेकर, जो रुकावटें हम्म, हैं, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। तो थोड़ा सा जो है वो मोहन भागवत ने अपने लखनऊ के प्रवास को एक दिन के लिए एक्सटेंड किया और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को बुलाया। दोनों से तकरीबन तकरीबन अंदर जाना आना 15 मिनट, लेकिन एक्चुअल जो बातचीत हुई दोनों से 10-10 मिनट हुई। और उसमें भागवत साहब ने अपनी बात को हम्म, एक तरह से रख दिया कि उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। और दूसरे शब्दों में ये भी बता दिया कि ठीक है, आप दिल्ली जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाते रहिए, मिलते रहिए, मुलाकातें करते रहिए, लेकिन अब बॉस बदलने वाला है। तो बॉस बदलने हम्म। वाला है तो मतलब वो सीधा सीधा संकेत है कि कुछ अब नए तरीके से सोचना, नए तरीके से काम अब करना अपनी शुरू कर दीजिए। उसमें दो मतलब चीजें, भागवत भागवत ये इशारा कर रहे हैं कि अपनी वफादारी बदल लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्पष्ट शब्दों में नहीं कहते, संघ वाले जलेबी की तरह कहते हैं, तो उसी तरह से हाँ, उन्होंने कहा। लेकिन अब हम्म, जानना यह जरूरी है कि योगी ने ऐसा क्या कहा जो हम्म, मोहन भागवत को, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को अगले दिन बुलाना। देखिए, हम्म, बैठक शुरू हुई। बैठक, संत समाज में जो गुस्सा है शंकराचार्य के साथ जो किया गया, यूजीसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश में माहौल बन रहा है, योगी हम्म, आदित्यनाथ की एक जातिवादी नेता के तौर पर एक छवि जो बन रही है, और योगी हम्म, आदित्यनाथ का जो प्रशासन है, ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हमने योगी प्रधानमंत्री बनने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि योगी की जो टीम लखनऊ में बैठी हुई है वो खुश हो जाए। उनमें से हम्म, कईयों के अच्छे दिन नहीं आने वाले।
उसके अच्छा। बारे में आरएसएस प्रमुख ने सीधे सीधे कह दिया कि जिलों में जो आपके अधिकारी तैनात है वो आपके बारे में एक गलत तरह का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द के जो अधिकारी है वो भी आपके बारे में एक गलत तरह का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मंडल मंडल जाइए, जिले जिले जाइए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कीजिए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें आपके पास बातें छन कर ना आए, मतलब वही बातें हम्म। ना आए जो आपको सुनना अच्छा लगता है। तो हाँ, अपने जो इर्द आपके लिए गिर्द ठीक आप, नहीं है। हाँ, अपने इर्द गिर्द आप ऐसे लोगों को रखिए जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता मतलब सांसद और विधायक ही नहीं, ये मैं बता दूं। हम्म। कार्यकर्ता मतलब जो है वो जिला अध्यक्ष भी हो सकता है, वो ब्लॉक अध्यक्ष भी हो सकता है, वो बूथ अध्यक्ष भी हो सकता है, वो वर्तमान भी हो सकता है, वो पूर्व भी हो सकता है। विनय कटियार जैसे जो अयोध्या में बैठे हुए हैं, तबीयत उनकी खराब है। तो इन सबकी बातों को आपके पास पहुंचे बिना किसी काट छाट के उसका एक मैकेनिज्म बनाइए, और ऐसे अधिकारी से छुटकारा पाइए, चाहे वो आपके फ्लोर पे बैठते हो, आपके इर्द गिर्द बैठते हो, जिनकी वजह से आपकी छवि खराब हो रही है। दूसरा उन्होंने हम्म। कहा गया कि आपको थोड़ा सा अपने तौर तरीकों और बयानबाजियों में थोड़ा सा आपको बदलाव लाना। अगली बात हम्म। उन्हें कही गई है कि जो अब जो प्रधानमंत्री बनेगा भारत का, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से ही, और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से नहीं, एक जिक्र नेहरू जी का भी आया हुआ कि भाई नेहरू जी को गांधी जी ने क्यों चुना। आमतौर पर संघ आलोचना करता है इस बात की, लेकिन एक बात ये कहा गया कि भैया इसलिए चुना गया क्योंकि नेहरू इंटरनेशनल फिगर, मतलब हम्म। दुनिया के किसी भी देश में अगर आप जवाहरलाल नेहरू का नाम ले ले तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष एक ही दो ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि नहीं हम तो नेहरू को नहीं जानते। उस दौर में, जिस दौर में सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक ये सब नहीं था, वो उनकी हम्म। एक बड़ी एड ऑन काबिलियत थी जो भारत हम्म। जैसे देश के मुखिया बनने के लिए जरूरी होता है। और यही चीज आपने 2012 के बाद मोदी कैसे इंटरनेशनल फिगर बनते रहे, अमेरिका जाना उन पर वीजा नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने। उसको लेकर आपको एक छवि क्रिएट करनी है। इस बीच में पिछले कुछ महीनों के दौरान दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के राजदूत तो योगी से मिले हैं। आने वाले दिनों में ये जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है उसको भी तेज करने को कहा गया है। तो उनको अपने काम करने के स्टाइल में एक समग्र जो परिवर्तन जो कहा जाता है, ये समग्र शब्द यूज किया गया, ये समग्र परिवर्तन एक तरह से उनको करने को कहा गया है। उसके बाद तमाम बातें कही गई, योगी सुनते रहे, और हम्म। सुनते रहे, कुछ उनमें से कुछ बातें उन्होंने नोट भी की, और नोट करने के बाद फिर ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए अब कैसे। अब योगी ये हम्म। नहीं पूछ सकते कि कब बना रहे हैं, तो ये हम्म। कहा गया कि हम्म। आप तैयार रहिए, हम्म। मतलब आगे जैसी परिस्थितियां बनेंगी। अब उसमें ये हुआ हम्म। कि हम 27 कैसे जीतेंगे, तो योगी ने कह दिया कि देखिए मैं तो पार्टी फोरम की जो मीटिंग हुई उसमें भी मैंने बात कही, जो तमाम हम्म। नेता आए हमारे यहाँ आए, जो संघ के साथ जो बैठक हुई उन्होंने नाम लेकर कहा, उनको भी मैंने ये हम्म। तमाम बातें कही कि संगठन उस तरह से एग्रेसिवली काम नहीं कर। हम्म। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बातें बार बार कहनी शुरू की तो प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि भैया एसआईआर में तो अधिकारी काम कर रहे हैं, संगठन का क्या लेना देना। तो उन्होंने हम्म। कहा कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद कोई है जो ये नहीं चाहता कि हम 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीते। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर बाबा साहब ने पूछा क्या करना चाहिए। हम्म। अगर कोई नहीं चाहता है तो यही तो नेता होता है कि आप बताइए कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें एक कुछ अलग तरह की टीम बनानी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, संगठन में जैसा आप काम कर रहे हैं करते रहिए, उनसे जो उम्मीद करते हैं वो करते रहिए, हमसे क्या हम्म। उम्मीद करते हैं आप ये बताइए। अब अच्छा। योगी हाँ, अब योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर के लिए, चूंकि वो एकदम से डायरेक्ट इस तरह के सवाल के लिए तैयार होकर नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम्म। संघ के हमें स्वयंसेवक अगर कुछ मिल जाते तो हम उनको अलग अलग दायित्व देते। तो पूछा बाबा साहब ने कितने चाहिए, तो उन्होंने बड़े सकुचाते हुए कहा कि 1 सवा लाख 1.5 लाख के आसपास होंगे, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में उनको लगाएंगे, जो एक तरह से माहौल भी क्रिएट करेंगे, और जो भी नकारात्मक चीजें जो फैल गई हैं तमाम चीजों को लेकर, चाहे वो शंकराचार्य का इशू हो, चाहे वो यूजीसी का इशू हो, या अन्य कई मुद्दे हो, उनको लेकर एक सही, एक पॉजिटिव फीडबैक जो देना होता है ना, जैसे गांव देहात के चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर जो चर्चा होती है, ये आरएसएस की एक पुरानी स्ट्रेटेजी है। कभी फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा मैं। उस चर्चा को आप कैसे हाईजैक करें, उस चीज हम्म। पर एक चर्चा हुई। तो मोहन भागवत ने कह दिया कि ठीक है, 2 लाख के आसपास हम स्वयंसेवक आपको दे रहे हैं, मतलब 2 लाख का एक फिगर है, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है मोटे तौर पर, और आप उसको लीजिए, और आगे जो मुलाकात होगी मैं उनको बोल दूंगा। आप बैठिए और किस तरह से उन 2 लाख स्वयंसेवकों का आप कहाँ कैसे सदुपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे,
ये बता दीजिए, मतलब उसका जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो कैसे उसको लागू किया जाएगा, जो संघ के वहां के नेता हैं उनके साथ आगे बातचीत करके वो तय होगी। लेकिन 2 लाख स्वयंसेवक एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत ने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको 2 लाख स्वयंसेवक दे रहे हैं और उससे 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारी कीजिए। मकसद ये है कि 2022 में जितनी सीटें आई उससे कुछ ना कुछ ज्यादा सीटें आनी चाहिए। हम्म 17 की हम्म तरह भले ही ना आए, 2022 की तरह सीटें आनी चाहिए। और ये खबर पुख्ता कैसी होगी इसका संकेत आपको आने वाले दिनों में मैं 4-5 निशानियां बता दूंगा स्वप्निल भाई, हम्म, जिससे लोगों को ये लगने लगेगा कि ये खबर बिल्कुल पुख्ता है और एक तरह से योगी आदित्यनाथ के नाम पर आपको खबर, उनको दिल्ली ठीक बात, आना है। उनको दिल्ली आना है। चलिए, दिल्ली आना है वो ठीक है, लेकिन मुझे संतोष भाई अब चीजें थोड़ी सी और भारतीय जनता पार्टी में बिगड़ती नजर आ रही हैं। मसलन अ, अच्छे पत्रकार मानता हूं मैं सुमित अवस्थी जी को, और संयोग से पड़ोसी भी हैं, मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर रहते हैं, कुछ क्या बहुत कम ही दूरी है। उनके टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में सुमित अवस्थी के मंच पे ब्रजेश पाठक थे। ब्रजेश पाठक ने योगी आदित्यनाथ को भारतीय, आपने कहा आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, चले ठीक बात है, नहीं आते हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में हैं तो कम से कम भाजपा में ही तो हैं, सदस्य तो भाजपा के ही हैं, भाजपा की ही तो सरकार है और उसी के तो मुखिया है, उसी के तो मुख्यमंत्री है। हिंदू या वाहिनी पैरेलल चलाते रहे वो अलग बात है। ये भी छोड़ दीजिए कि भाजपा में अक्सर जो है उनकी वजह से बवाल होता रहा। ये भी छोड़ दीजिए कि भाजपा को आंखें दिखाते रहे, लेकिन है तो भाजपा में। ब्रजेश पाठक ने कोई इशारा उसारा नहीं किया है, बाकायदा सीधे ये कह दिया है कि वो तो बाहर ही है योगी आदित्यनाथ को। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो तल्खी चल रही है, मुझे तो ये लग रहा है संतोष भाई कि ना योगी दिल्ली पहुंचेंगे और ना मोदी दिल्ली की कुर्सी पे रहेंगे, दिल्ली की गद्दी पे रहेंगे। मुझे तो स्थिति ये लग रही है कि कहीं आरएसएस का ये मिशन बदलापुर भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीथी ना करा दे। मोदी जी तो जो करा रहे करा ही रहे हैं, ये आपस में लड़ करके एक दूसरे को ही कहीं खत्म ना कर दे, नष्ट नाबूद ना कर दे, वो स्थिति भी मुझे तो दिख रही है। नहीं, कल ही मैंने आपसे 2 बातें कही थी, कल जब हम चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा था कि हम्म, भारतीय जनता पार्टी में बाहरी लोगों का क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छे दिन वाला काल है। आप हाँ, मैंने आपको बताया था हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस से आए हैं। योगी हम्म, आदित्यनाथ के गुरु हिंदू महासभा के बैकग्राउंड के थे, हालांकि उन्होंने अपना चुनाव पहला जो लड़ा वो भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ा, लेकिन अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को उन्होंने हमेशा बरकरार रखा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खुद हम्म, ब्रजेश पाठक कहाँ से आए हैं? खुद हम्म, ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। और मैं जब ये कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि बाहरी लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, उसमें ब्रजेश पाठक भी शामिल है, क्योंकि ब्रजेश पाठक के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, कोई दिल्ली जाएगा तो लखनऊ में कोई तो रहेगा। बिल्कुल। मौर्य और जी, अब मौर्य जी के हालात तो ऐसे हैं नहीं कि वो रह पाए। इसको बयानबाजी के साथ समझिए। मैंने हाँ, लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी से सीधा मुकाबला करके केशव प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक भविष्य को एक तरह से दांव पर लगा दिया था। 2017 में जो कुर्सी थी उनके हाथ से छिटक गई, हम्म, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव के समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े ओबीसी हम्म, नेता थे। पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति को उन्होंने तय किया था। जो विधायक जीत कर आए थे उसका बहुमत केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन पहले उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी मनोज सिन्हा ने छीनी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मनोज सिन्हा के नाम पर मोहर लगा दिया। और मनोज सिन्हा का नाम जब कटा तो आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा दिया। और अब केशव प्रसाद मौर्य को आज की बैठक में सीधे सीधे उनको ये इशारा कर दिया गया है कि देखिए बदलाव तो वहां भी होना है, यहाँ भी होना है, मौसम भी बदल रहा है, मौसम को बदलना होता है, उसी तरह से प्रकृति भी बदलती है। आप अपनी हम्म, भूमिका खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि आप बड़े जिम्मेदार नेता है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य को ये तय करना है कि वो नंबर 2 की भूमिका में उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहेंगे या फिर वो दिल्ली जाना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री की भूमिका में। ये केशव प्रसाद मौर्य को एक तरह से इशारा कर दिया गया है। ब्रजेश पाठक को ये कहा गया है कि आपको बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहना है और उसी बड़ी भूमिका को जस्टिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव भी लाना होगा, यानी बार बार घड़ी घड़ी दिल्ली दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, लखनऊ की खबरों को लेकर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उनको हम्म, एक मिशन दिया गया है और वो इस मिशन पर एग्रेसिवली काम करेंगे। आज 101 बैठक तो उन्होंने बुलाए,
और पिछले कुछ दिनों से वो ब्राह्मण वाले मसले पे एग्रेसिवली अपने मतों को रख रहे हैं। वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मायावती जो है वो सक्रिय हो गई है ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए। पिछली बार विधानसभा चुनाव में 13% वोट, लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट, और ब्राह्मण अगर नाराज होकर थोड़ा सा भी उस तरफ बढ़ गया, देखिए भाजपा की रणनीति क्या है कि बहुजन समाज पार्टी 9 से 12-13% के आसपास रहे तो नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक 18% से आगे बढ़ जाता है तो बीजेपी चली जाएगी, फिर समझ लीजिए कि विदाई की बेला आ गई। तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर ब्रजेश पाठक को एक बड़ी कमान दी गई। आने वाले दिनों में वो एग्रेसिवली, मैं फिर कह रहा हूं, वो ब्राह्मण वोटरों को या सनातन या हिंदूवादी वोटरों को लुभाने के लिए बहुत ही आक्रामक अंदाज में काम करते हुए नजर आएंगे। और अब तो उनको संघ प्रमुख का आशीर्वाद भी मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ के साथ है। योगी आदित्यनाथ के साथ डायरेक्ट वो कभी नहीं। बहुजन समाज ठीक। पार्टी के बैकग्राउंड से रहे हैं और उनको ये पता है कि राजनीति में नेता के साथ अनुशासन में कैसे बना रखा जाता है। वो 3-4 दिन से अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन याद कीजिए जब उनका फोटो शूट किया था गाजियाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में योगी ने, उनका नाम उनको टैग नहीं किया था, उसके बाद भी उन्होंने पलटवार नहीं किया। हाँ, उनसे सिर्फ एक ही बार गलती हुई, जब केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या वाले दीपोत्सव महोत्सव में नहीं गए तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने भी जाना से वो नहीं गए, वो भी नहीं गए, लेकिन उस समय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी नहीं गई। तो उस समय ये मान लीजिए कि हो सकता है वो संदेशा दिल्ली दरबार का हो कि छोड़ दीजिए, नहीं जाना है। लेकिन अब चीजें तय हो गई हैं। अब हम अतीत की बातों, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को भी जब चुना गया था गोवा की कार्यकारिणी में 2013 में, उस समय आडवाणी ने बहिष्कार कर दिया था। पूरी की पूरी बीजेपी मनाती रही कि गोवा चलिए, माफ कीजिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी ने बहिष्कार कर दिया था। पूरी की पूरी बीजेपी ये मनाती रही, बीजेपी का सिस्टम बनाता रहा, आरएसएस का सिस्टम बनाता रहा, यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भी उनको मनाया। कुछ तो नाराजगी आपको समझ हुई है कि आप आ जाइए यहाँ पर, गोवा में रहिए, जो भी आपको कहना है बैठक के अंदर कह दीजिए, हम सब आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आप आइए जरूर। और लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी संगठन के मामले में बड़े पक्के नेता हैं स्वप्न भाई। किसी भी बैठक, किसी भी कार्यकारिणी को मिस नहीं किया उन्होंने। उस कार्यकारिणी को उन्होंने मिस किया, और उस कार्यकारिणी में जब आखिरी दिन नरेंद्र मोदी को पहले चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, अगले दिन ही सुबह सुबह लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था। फिर पूरा का पूरा बीजेपी, पूरा का पूरा संघ जो था वो उनको मनाने के लिए पहुंचा। हम भी दिन भर भूखे रह गए, सुबह गोवा से चले और दिल्ली में लैंड करते हुए ही हमें आडवाणी जी के घर पे रहना पड़ा। रात के 12:30-1 बजे हम लोग फ्री हुए थे उस दिन, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। और उस टकराव के बाद भी जब लाल कृष्ण आडवाणी ने बाइकआउट कर दिया, जब वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज नाराज थे, उसके बावजूद भी मोदी को चेहरा चुना गया। और जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस लिया, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया, उनकी हरियाणा के रेवाड़ी में होने वाली रैली से एक दिन पहले। तो अब पीछे क्या था, पीछे क्या था, कौन किससे नाराज था, उसको एक तरह से हम अलग रख दीजिए। अब चूंकि फैसला हो गया है तो सबको विद इन द लाइन आना होगा, यानी योगी आदित्यनाथ के साथ धीरे धीरे खड़े होना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। और उसके बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है, और जो अपर कास्ट जो है, आप ये समझिए कि लोग भले ही आप संख्या के मामले में कहे, जब मैं अपर कास्ट में तो उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, इन तमाम लोगों को जोड़ लीजिए, बुंदेलखंड में उनकी आबादी 20% से ज्यादा है। और पूरे उत्तर प्रदेश का ऑन एन एवरेज निकाल लिया जाए तो करीब 14 से 15%, बल्कि बीजेपी के कई नाराज ब्राह्मण, एक विधायक मैंने एक शो में बोल दिया कि भैया 12-13% आबादी है ब्राह्मणों की यूपी में, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि नहीं पाठक जी ऐसा नहीं है, 16% है। तो उस हिसाब से तो आप समझ लीजिए कि 20, 21, 22% से भी ऊपर पहुंच जाता है अपर कास्ट का। तो इस हिसाब से अब उनको लुभाने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी गई है। और ब्रजेश पाठक पहले भी इसमें कामयाब हो चुके हैं, जब उन्होंने मायावती के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया था, और बहुजन समाज पार्टी को पहली बार अपने दम पर बहुमत मिला था, मायावती को पहली बार अपने दम पर बहुमत मिला था। ब्रजेश पाठक की 2-3 खासियत बहुत है, आप मान के चलिए। ब्रजेश पाठक सामने वाले को बड़ा फील करवाते,
आज जो बटुकों के साथ उन्होंने 101 बटुकों के साथ जिस तरह से तिलक किया, फूल माला लगाई, चरण स्पर्श किया, जिस तरह से उन्होंने उनकी शिखा का सम्मान किया, वो एक मैसेजिंग देने में माहिर है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ऐसे ही मैसेजिंग देने वाले नेता की जरूरत है, क्योंकि जब आपका नींव ही नहीं रहेगा तो फिर आप उस पर बुनियाद कहाँ खड़ी करोगे। लेकिन हाँ, दिल्ली दरबार में हलचल है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली दरबार बड़ी आसानी से उसको स्वीकार कर लेगा, नहीं क्योंकि नहीं, अभी अमित दिल्ली शाह, दरबार, हाँ, दिल्ली दरबार क्योंकि की जो हलचल है ना, एक नहीं मैं सवाल, एक लाइन एक चतुर, एक लाइन जोड़ हाँ, देता हूँ, एक लाइन जोड़ता हूँ। अमित शाह इस पूरे मसले को अप्रैल मई तक टालना चाहते थे। क्यों टालना चाहते थे? क्योंकि असम के विधानसभा चुनाव का नतीजा आ जाता, और असम के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही नितिन नवीन की नई टीम बनने की बात जो थी वो भी एक तरह से थी। लेकिन अब यहाँ फैसला हो चुका है, असम का जो भी नतीजा है वो देखते रहेंगे। लेकिन असम के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और जो नितिन नवीन की नई टीम बनेगी, मैं ये बता देता हूं दर्शकों को, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, उसमें या तो योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे, या कई बार होता है कि आपको अपनी छवि लार्जर देन लाइफ की बनानी होती है। तो योगी आदित्यनाथ अगर नहीं जाएंगे तो उनके कहने पर 3 से 4 नेताओं को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन वो चारों नेता एक ही राज्य यानी उत्तर प्रदेश से नहीं होंगे। मतलब अच्छा, फलक इनको बड़ा करना पड़ेगा। वो इनको सीधा सीधा कहा गया है कि अब आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि एक ही नाम पर आप अड़ जाए। तो अगर ये खुद संसदीय बोर्ड में चले जाते हैं तो ठीक है, अगर उसमें इनको लगता है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें योगी के लिए नई थी, उनको ये पता नहीं था कि एक के बाद एक उनके सामने ऐसी बातें रख दी जाएंगी। तो ये कहा गया कि ठीक है, अगर उसमें भी दिक्कत है तो 3 4 लोगों को आप आगे रख सकते हैं, अलग अलग राज्यों से चुन लीजिए, वो दे दीजिएगा, उसमें हम देख लेंगे। तो जो संसदीय बोर्ड के मेंबर होंगे वो बाय डिफॉल्ट केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हो जाते हैं, जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का फैसला करते हैं, टिकट वितरण का फैसला करते हैं। तो ये मोटे तौर पर ये मुलाकात जो हम मैं कह रहे हैं कि 28 29 मिनट के लगभग जो बात हुई है, उस बात में इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई है। और अब इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, और जो योगी आदित्यनाथ का जो दुखड़ा था, जो नाराजगी थी, उसको दूर करने के लिए ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बुलाया गया है। आने वाले दिनों में ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम सिस्टम को ये संदेशा भिजवाया जाएगा। ये समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है, और अब इस परिवर्तन के फैसले को धीरे धीरे ग्राउंड जीरो पर लागू करना है। और वो इसलिए भी लागू करना है स्वप्निल, क्योंकि भागवत साहब को भी रिटायर होना है। भागवत और साहब को भागवत बेटा। साहब को भी रिटायर होना है। मैंने पिछले साल ही एक स्टोरी करी थी कि उन्होंने अपना एक इच्छा कहीं व्यक्त की थी कि जब 2009 में वो आरएसएस के मुखिया बने थे तो उन्होंने एक नई भारतीय जनता पार्टी खड़ी, यानी लालकृष्ण आडवाणी और D4 एक गैंग कहा करते थे वो, कि D4 से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। उस चुंगल से वो बीजेपी को निकाल के लाए, और उसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी 2014 के बाद से लगातार सत्ता में है। और मोहन भागवत का ये सपना है कि वो आरएसएस का चीफ का पद छोड़ने से पहले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक नया लुक, नया कलेवर, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, रंग रोगन करके जाए, ताकि आने वाले कम से कम 10 सालों तक वो नेता बीजेपी को सत्ता में बनाए रख सके। ठीक बात है। लेकिन चलते चलते एक छोटा सा सवाल है, अ, अगर योगी दिल्ली आ जाएंगे तो शाह साहब का क्या होगा? इस सवाल के जवाब के लिए हमें 2022 में जाना पड़ेगा। और क्या जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी था, तो जो मुझसे जो चीजें कही गई मैंने उसमें ही पूछा, तो बड़ा अच्छा। 2017 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ का कहीं नाम नहीं था, विधायकों का बहुमत केशव प्रसाद मौर्य के साथ था। उस विधायक दल की बैठक में जब योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा, एक तरह से सन्नाटा फैल गया। हम्म। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायकों का मूड अमित शाह खुद भापना चाहते थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, विधायकों हम्म। का मूड अमित शाह खुद भापना चाहते थे। तो अमित शाह 2022 का जो उत्तर प्रदेश के विधायक दल की जो बैठक हुई थी, उसमें पर्यवेक्षक कौन थे? केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह खुद थे। अमित शाह खुद 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद यूपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक बनकर गए थे, और उनके साथ जो सह पर्यवेक्षक बन के गए थे ना, उसको बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था। हम्म। लेकिन मामला फिर फिसल गया। मैं कहता हूं ना, कभी कभी कुर्सी आते आते आपके हाथ से कैसे फिसल जाती है, आपको वो समझ में नहीं आता। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह खुद गए थे, और सह पर्यवेक्षक के तौर पर रघुवर दास गए थे। रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनना था, लेकिन मामला फंसता चला गया।
और 2024 के बाद ही, मतलब 30 जून तक जेपी नड्डा का कार्यकाल था, 24 के बाद ही तुरंत उनका कार्यकाल खत्म होकर बनना था। लेकिन फिर रघुवर दास को लेकर कुछ ऐसी खबरें निकल, आपको याद होगा कि उन्होंने राज्यपाल से भी इस्तीफा दे दिया था, तब कुछ वो था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई कि रघुवर दास का नाम कट गया, और बाद में हमने देखा कि मामला कुछ महीनों के लिए फंसा। फिर वो नितिन नवीन जैसा हीरा नगीना जो है, उसको आप जिस संदर्भ में कह लीजिए, वो ढूंढ कर लाए। तो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विधायकों का मिजाज एक तरह से देख लिया है। अमित शाह को यह जिम्मेदारी दी गई थी 2022 के बाद कि उनको योगी आदित्यनाथ को ग्रूम करना है, मतलब योगी आदित्यनाथ का क्या करना है, राष्ट्रीय स्तर पर लाने की भूमिका तैयार करनी। बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से अमित शाह उस समय तैयार नहीं हो पा रहे थे। अभी भी शायद बहुत सारी उनके ऑब्जर्वेशन जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि अमित शाह की तमाम शंकाएं खत्म हो गई है, लेकिन अब अमित शाह को भी ये लग रहा है, मैं फिर कहूं, ऐसे नहीं लोकसभा से कई दिनों से गायब हो गए थे वो, ऐसे नहीं बिल्कुल चुप बैठ गए थे कि बिल्कुल सदमे वाली स्थिति आ गई थी कि मोदी को डिफेंड करने के लिए अमित शाह आगे ना आए, कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि जो अमेरिका के साथ डील हुआ, वो मैं सीधे कहूं आपको कि आप 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि बहुत गलत हुआ है। तो फाइनेंस की अच्छी समझ रखने वाले, शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा, और सहकारिता से उनके करियर की शुरुआत हुई है, तो ये फाइनेंस को अच्छी तरह से समझते हैं और जनता की नब्ज अच्छी तरह से समझते हैं। तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मामला, और दूसरा एपेस्टिन फाइल्स वाला मामला, प्रधानमंत्री का नाम है नहीं है, छुपाया गया नहीं छुपाया गया, अलग किया गया नहीं किया गया, इसको लेकर तो बीजेपी में कई सारे खेमे बने हुए हैं, कहीं कोई वो दो राय नहीं। लेकिन एक बात सबको लग रहा है कि नहीं, उससे रेपुटेशन खराब। और भारतीय राजनीति में कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो अगर चिपक जाते हैं किसी नेता के साथ, तो सर्वोच्च पद पर बैठ पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बात अब अमित शाह भी समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रतिरोध वो अभी भी करेंगे, क्योंकि उनकी गुड बुक में जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। लेकिन असम में अगर वो फंस गए तो शायद वो प्रतिरोध भी नहीं कर पाएंगे। और अमित शाह की भूमिका कुछ सालों तक नई वाली टीम में भी बनी रहेगी, क्योंकि वो संगठन कर्मी बहुत अच्छे हैं। और योगी आदित्यनाथ को दो लोगों की जरूरत, बल्कि तीन लोगों की जरूरत है। एक ऐसा नेता जो उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से चला ले और षड्यंत्र ना करे, ध्यान से सुनिएगा मेरे, एक ऐसा नेता जो फंड का बड़े पैमाने पर इंतजाम कर सके, और तीसरा एक ऐसा नेता जो संगठन को अच्छी तरह से चुस्त दुरुस्त कर सके, और जिसे इस देश की एक एक लोकसभा सीट का ज्ञान हो। और मैं नाम भी बता देता हूं आपको, उसमें संगठन कर्मी के हिसाब से आप अमित शाह को रख लीजिए, उत्तर प्रदेश के हिसाब से ब्रजेश पाठक को रख लीजिए, पर्दे के पीछे से षड्यंत्र करते नहीं है, और सबसे बड़े फंड रेजर की जो बात मैंने कही, जो लाने वाला नेता है, उसमें आप देवेंद्र फडणवीस को रख लीजिए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर ये जो मुलाकात हुई मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की, इससे जो सियासी ऊहापोह की स्थिति है दिल्ली दरबार में, और दिल्ली दरबार में क्या, खास तौर पे मोदी जी के माथे पे जो पसीने की बूंदें नुमायदार हो रही होंगी इस समय, वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि विदाई तो होनी है, झूला तो उठना है, लेकिन कब उठना है, ये सवाल अभी भी जीवंत है। जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। धन्यवाद।